पिछली वीडियो की शुरुआत हमने इस आणविक सूत्र C3H8O के साथ की थी और इस आणविक सूत्र के लिए एक संभव लुईस बिंदु संरचना भी हमने देखी थी। इस लुईस बिंदु संरचना से हमने इस अणु को प्रदर्शित करने के दूसरे तरीके भी देखे थे। हालांकि उस समय हमारे पास आबंध रेखा संरचना यानी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में बात करने का समय नहीं था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत हम इस लुईस बिंदु संरचना से करते हैं और इसे हम आबंध रेखा संरचना में रूपांतरित करेंगे। अगर हम इस बाईं ओर वाली संरचना को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इस अणु के लिए यहाँ पर कार्बन एकदम सीधी रेखा में है, लेकिन असल में यह अणु किस प्रकार का दिखाई देता है, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए यह दाईं ओर वाली संरचना बेहतर है। यहाँ पर यह कार्बन एकदम सीधी रेखा में आने की बजाय इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में होते हैं। तो जब भी हम आबंध रेखा संरचना का निर्माण करेंगे और कार्बन श्रृंखला बना रहे होंगे तो वह कार्बन श्रृंखला इस प्रकार के जिगजैग पैटर्न में आएगी। अब इसके बाद चलिए कार्बन हाइड्रोजन बंध के बारे में बात करते हैं। तो अगर कार्बनिक रसायन की कक्षा में हम हर एक कार्बन हाइड्रोजन बंध बनाना चाहेंगे तो यह काम तो कभी पूरा होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम आबंध रेखा संरचनाएं बनाते हैं। आबंध रेखा संरचनाओं में हम इन्हें नजरअंदाज कर देंगे, यानी कार्बन अभी भी यहाँ पर हाइड्रोजन से बंधित है, लेकिन चीजों को सरल बनाए रखने के लिए आबंध रेखा संरचनाओं में हम इन्हें नजरअंदाज कर देंगे। तो हमारे पास 3 कार्बन इस तरह से बंधित हैं और यह कार्बन इस ऑक्सीजन से बंधित है और इस ऑक्सीजन के साथ यह हाइड्रोजन बंध बना रहा है। यहाँ इस ऑक्सीजन के ऊपर हमने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर्स भी लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम चीजों को और ज्यादा सरल कर सकते हैं और यहाँ से ये कार्बन हटा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन अभी भी यहीं पर रहेंगे, लेकिन ये जितने भी सी लिखे हुए हैं इन्हें हम हटा सकते हैं और साथ ही साथ इस ऑक्सीजन पर ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं इन्हें भी हम हटा सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमें हमारी आबंध रेखा संरचना मिल जाएगी। तो यह हमें हमारी आबंध रेखा संरचना मिल चुकी है और यह हमें वही जानकारी देती है जो कि यह लुईस बिंदु संरचना हमें दे रही है। और यह आबंध रेखा संरचना बनाने में लुईस बिंदु संरचना की तुलना में काफी आसान है, यानी हमारा बहुत सारा समय बच जाता है और आगे जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर रहे होंगे तब हम इसी संरचना का उपयोग करेंगे। आइए यहाँ पर अब कुछ कार्बनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसे हमने यहाँ पर दर्शाया है, बस हमने C नहीं लिखा है। यह कार्बन तो अभी भी यहीं पर है। चलिए अब दूसरे कार्बनों को देखते हैं। तो यह जो दाईं तरफ वाला कार्बन है इसे हमने यहाँ पर दर्शाया है और इस बाईं तरफ वाले कार्बन को हमने यहाँ पर दर्शाया है। अब देखिए ये वाला जो कार्बन है इससे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ भी इससे 3 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं। बस आबंध रेखा संरचना में हम इन्हें इस तरह से दर्शाते नहीं हैं। यह दाईं तरफ वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी ये 3 हाइड्रोजनों से ही जुड़ा हुआ है, बस आबंध रेखा संरचना में हम इसे भी नहीं दर्शाते हैं। इसी तरह यह जो मध्य में कार्बन है यह OH के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हमने आबंध रेखा संरचना में भी दर्शाया है। उसके बाद यह एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यह जो कार्बन होगा यह OH के साथ साथ एक हाइड्रोजन से भी जुड़ा हुआ होगा। बस आबंध रेखा संरचना में हम इसे इस तरह से दर्शाएंगे नहीं। तो हमें पता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, लेकिन चीजों को केवल सरल बनाए रखने के लिए हम आबंध रेखा संरचनाओं में इन हाइड्रोजनों को नहीं दर्शाएंगे। तो चलिए इन सभी हाइड्रोजनों को हम यहाँ से मिटा लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा ताकि हम समझ पाएं कि आबंध रेखा संरचना का मतलब क्या होता है। अब आबंध रेखा संरचनाओं को समझने के लिए आइए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस आबंध रेखा संरचना को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह एक कार्बन है, इसको हम मजेंटा रंग से दर्शा लेते हैं और यहाँ पर हमने इसे C से प्रदर्शित कर लिया है। यहाँ पर भी हमने मजेंटा रंग का ही उपयोग किया है। यह एक दूसरे कार्बन से बंधित है, तो इस वाले कार्बन को हम हल्के नीले रंग से दर्शा लेते हैं और यहाँ पर भी देखिए यह एक कार्बन है जिसको हमने हल्के नीले रंग से दर्शाया है। इन दोनों के मध्य यह बंध है, तो यहाँ पर भी हमने यह बंध बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर यह एक और कार्बन है जिसे हम लाल रंग से दर्शा रहे हैं, इसे हमने यहाँ पर भी दर्शा लिया है और इनके मध्य के बंध को भी प्रदर्शित कर लिया है। और अब यहाँ पर एक और कार्बन है, इसको हमने हरे रंग से दर्शा लिया है, तो इसे हम यहाँ पर भी दर्शा लेते हैं।
और इससे एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम गहरे नीले रंग से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर यह इस तरह से आ जाएगा। तो हमारे पास कुल मिलाकर इस अणु में 5 कार्बन हैं। आइए अब इस अणु का हम अणु सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 कार्बन हैं, इसलिए C5 आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन हैं। इसके लिए हमें यह याद होना चाहिए कि एक उदासीन कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। चलिए देखते हैं कि इन कार्बनों के पास पहले से कितने बंध हैं। तो इस मैजेंटा रंग वाले कार्बन से शुरुआत कर रहे हैं। यह पहले से ही एक बंध बना रखा है और हम जानते हैं कि उदासीन कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। तो अगर यह कार्बन पहले से ही एक बंध बना चुका है तो इसका मतलब है कि यह 3 हाइड्रोजनों के साथ 3 बंध और बना रहा होगा। तो इस प्रकार से ये 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होंगे। इसके बाद हम इस लाल कार्बन की बात करते हैं। तो यह भी पहले से एक बंध बना रखा है, तो यह भी अब 3 बंध और बनाएगा और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए होंगे। इसके बाद चलिए अब इस हल्के नीले रंग के कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो जरा देखिए कि यह पहले से ही कितने बंध बना चुका है। तो एक तो यह बंध है, एक यह बंध और एक यह बंध, यानी यह कार्बन पहले से ही 3 बंध बना चुका है। तो अब इसे एक बंध और बनाना है, तो इसका मतलब है कि इससे एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। अब इसके बाद अगर हम इस हरे कार्बन के बारे में सोचते हैं तो पहले से इसने देखिए कितने बंध बना रखे हैं। एक बंध यह है और एक बंध यह, यानी कुल मिलाकर इसने पहले से 2 बंध बना रखे हैं। और अगर एक उदासीन कार्बन परमाणु के पास 4 बंध होते हैं तो हमें यहाँ पर इसके लिए 2 बंध और बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि इससे इस तरह से 2 हाइड्रोजन और जुड़े हुए होंगे। अब अंत में इस गहरे नीले कार्बन के बारे में बात करते हैं। तो इसने पहले से एक बंध बना रखा है। इसका मतलब है कि अब यह 3 बंध और बना सकता है, यानी इससे 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़े हुए होंगे। और हमारा काम बन गया है। हमने इस आबंध रेखा संरचना के लिए इस तरह से यह लुईस बिंदु संरचना बना ली है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर कितने हाइड्रोजन हैं, अगर हम उन्हें गिन लेते हैं तो हमें 12 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस अणु का अणु सूत्र होगा C5H12। चलिए अब यहाँ पर एक और आबंध रेखा संरचना देखते हैं। यह हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस कार्बन को देखेंगे जो कि इस प्रकार से हमने मजेंटा कलर से दर्शाया है। तो यहाँ पर इसे दर्शा लेते हैं। यह कार्बन है और यह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो इन कार्बनों को हमने लाल रंग और हल्के नीले रंग से दर्शा लिया है। तो यहाँ पर देखिए यह लाल रंग का कार्बन है और यह हल्के नीले रंग का कार्बन है और इनके मध्य बंध भी है। तो ये बंध भी हमने कुछ इस प्रकार से बना लिए हैं। हाइड्रोजनों के बारे में हम बाद में सोचेंगे। चलिए पहले कार्बनों में ही हम आगे बढ़ते हैं। तो यह कार्बन इस कार्बन से बंधित है जो कि हमने इस प्रकार से हरे रंग से दर्शाया है। तो इसको हमने यहाँ पर हरे रंग से दर्शा लिया है। इसके बाद यह कार्बन एक अन्य कार्बन से बंधित है जिसको हमने गहरे नीले रंग से दर्शाया है। तो यहाँ पर यह कार्बन है और यह कार्बन आगे एक और कार्बन से बंधित है। तो इस प्रकार से हमने इसे यहाँ पर भी दर्शा लिया है। फिर ये लाल रंग वाला कार्बन एक क्लोरीन से बंधित है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से यह क्लोरीन बना लिया है और इनके मध्य यह एक बंध है। अब इसके बाद चलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजनों की बात कर लेते हैं। तो इस लाल कार्बन से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इसने पहले से कितने बंध बना रखे हैं, 1 2 3, यानी इस लाल कार्बन ने पहले से 3 बंध बना रखे हैं। तो यह एक बंध और बनाएगा, यानी इससे एक हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद इसे देखिए, यह वाला कार्बन जो है इसने 2 बंध पहले से बना रखे हैं और इसे 4 बंध बनाने हैं। तो इसका मतलब है कि इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर शेष बचे हुए जो कार्बन हैं उन्होंने भी पहले से 2-2 बंध बना रखे हैं और उन्हें 4 बंध कुल मिलाकर बनाने हैं। तो इन सभी से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे। तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। ठीक इसी प्रकार इससे भी 2 हाइड्रोजन, इससे भी 2 हाइड्रोजन और इससे भी 2 हाइड्रोजन। अब अगर हम इस यौगिक का अणु सूत्र लिखना चाहते हैं तो पहले तो यहाँ पर गिनिए कुल मिलाकर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिलाकर 6 कार्बन हैं। तो हम C6 लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजनों की संख्या देखिए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 गुणा 5 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। फिर 1 हाइड्रोजन यह अलग से है, यानी कुल मिलाकर 11 हाइड्रोजन है। तो H11 लिख देंगे और एक यहाँ पर क्लोरीन है।
तो क्लोरीन लिख देंगे, यानी इसका अणु सूत्र है C6H11Cl। अब इसी प्रकार के हम यहाँ पर दो उदाहरण और देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसे देखिए, सबसे पहले यह हमारे पास एक मजेंटा रंग का कार्बन है, इसे हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर यह हल्का नीला कार्बन है, इसे हमने यहाँ पर दर्शा लिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों कार्बनों के मध्य अब एक डबल बॉन्ड है, यानी कि द्विबंध है या द्विआबंध है। तो इस तरह से हमने यह डबल बॉन्ड बना लिया है। और उसके बाद यह लाल रंग का कार्बन है और इन दोनों कार्बनों के मध्य एकल बंध ही है, तो हमने इसे यहाँ पर बना लिया है। अब अगर हम अणु सूत्र की बात करें तो देखिए, कुल मिलाकर कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं, तो हम C3 लिखेंगे। और अब हम हाइड्रोजनों की संख्या के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यह जो मजेंटा रंग का कार्बन है, इसने कुल मिलाकर कितने बंध बना रखे हैं? यहाँ पर इसने 2 बंध बना रखे हैं और एक उदासीन कार्बन परमाणु कुल मिलाकर 4 बंध बनाता है। इसका मतलब है कि यह 2 बंध और बनाएगा, तो यहाँ पर इससे 2 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए होंगे। इसके बाद इस नीले कार्बन को देखिए, इसने कुल मिलाकर कितने बंध बना रखे हैं? देखिए 1 2 3, यानी इसने कुल मिलाकर पहले से 3 बंध बना रखे हैं। तो यह 1 बंध और बनाएगा, यानी इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर यह जो लाल कार्बन था, इसने पहले से 1 बंध बना रखा था, तो हमने इससे इस तरह से 3 हाइड्रोजन और जोड़ दिए हैं ताकि इसके 4 बंध हो जाएं। अब अगर हम कुल मिलाकर यहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हैं, तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो अणु सूत्र है वह आ जाएगा C3H6। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर इनकी संकरण अवस्थाओं यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों कार्बनों को देखते हैं तो ये दोनों sp2 संकरित हैं, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और अगर ये दोनों कार्बन sp2 संकरित हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये त्रिकोणीय समतल ज्यामिति यानी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री की बात हो रही है। और इसे जितना अच्छे से हो सके हमने हमारी बिंदु संरचना में बताया भी था। हमने यह बात की थी कि ये जो बंध कोण है ये लगभग 120 डिग्री के बराबर होते हैं, तो इस तरह से हम संकरण की बात भी कर सकते हैं। अब चलिए हम हमारी अगली आबंध रेखा संरचना को देखते हैं। तो इसमें हमारे पास त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है। इसे हम ध्यान से समझेंगे क्योंकि कई बार आबंध रेखा संरचनाओं में ट्रिपल बॉन्ड को समझने में हम उलझन में पड़ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बनों को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यह मैजेंटा रंग का कार्बन है, इसे हम इस प्रकार से दर्शा लेते हैं। और इसके साथ यह हल्का नीला रंग का कार्बन यहाँ पर बंधित है एकल बंध के साथ, तो इनके मध्य यह बंध है और यह हमारा हल्का नीला कार्बन है। उसके बाद यहाँ पर यह जो त्रिआबंध है, इसके इस तरफ हमारे पास यह लाल रंग का कार्बन है, इसे भी हमने दर्शा लिया है और यहाँ पर भी एकल बंध ही है। और फिर उसके बाद यह त्रिआबंध है यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है और इसके इस तरफ यह एक नीला कार्बन है, तो इसे भी हमने कुछ इस प्रकार से दर्शा लिया है। अगर हम इस यौगिक के अणु सूत्र की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर 4 कार्बन हैं, तो यहाँ पर C4 आ जाएगा। अब आइए हाइड्रोजनों की संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस मैजेंटा रंग के कार्बन ने केवल 1 बंध बना रखा है, इसका मतलब कि ये 3 बंध और बनाएगा और इससे 3 हाइड्रोजन इस तरह से जुड़े हुए होंगे। और अब यह जो हल्का नीला कार्बन है, इसने पहले से 2 बंध बना रखे थे, तो इसे 2 बंध और बनाने हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इससे 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए हैं। अब यह जो लाल रंग का कार्बन है, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए इसने 3 बंध तो यहाँ पर बना रखे हैं और 1 बंध यहाँ पर बना हुआ है, यानी इसने पहले से ही 4 बंध बना रखे हैं, तो इसके अलावा यह कोई भी दूसरा बंध नहीं बनाएगा। अब अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं जो कि नीले रंग का है, तो इसने 3 बंध तो यहाँ पर बना रखे हैं, तो यह 1 बंध और बनाएगा, तो हमने इससे 1 हाइड्रोजन इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर 6 हाइड्रोजन हैं, तो इसका अणु सूत्र हो जाएगा C4H6। और अगर हम इन कार्बनों के संकरण की बात करते हैं तो ये दोनों कार्बन यहाँ पर sp संकरित हैं, यानी कि कार्बन के आसपास इसकी जो संरचना होगी वह रेखिक यानी कि लीनियर होने वाली है और इसी वजह से इसकी आबंध रेखा संरचनाओं को हम इस प्रकार से सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यह चीज यहाँ पर ज्यामिति की वजह से ही हो रही है, क्योंकि हम तो इस अणु की संरचना को जितना हो सके
उतनी अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर आबंध रेखा संरचनाओं का अभ्यास करें, क्योंकि कार्बनिक रसायन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं।